नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन और वे तमाम गतिविधियां जो वे अपने आप को भारत में स्थापित करने के लिए करते हैं। साथ ही इन सब में जो कुछ तथ्य पैदा होते हैं, हम उन तथ्यों को भी जानेंगे। साथियों, 1600 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक आज्ञापत्र से होती है। हालांकि तब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, इसका नाम द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। बाद में इसके नाम में बदलाव किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। साथियों, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब भारत में क्या स्थितियां थी, इस पर हम नजर डालते हैं। इस वक्त भारत पर अकबर शासन कर रहे थे। पुर्तगालियों ने पूर्व से ही भारत में अपने व्यापार को स्थापित कर लिया था। डचों ने इंडोनेशिया की तरफ अपना हस्तक्षेप आरंभ कर लिया था और ब्रिटिश भारत की दिशा में कदम बढ़ाने लगे थे। ब्रिटिशों ने सबसे पहले 1608 में अपने एक राजदूत को भारत जहांगीर के दरबार में आगरा भेजा। वह अकबर के नाम के पत्र के साथ जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचता है। अकबर के नाम के पत्र के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचने का कारण यह था कि 1603 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का निधन हो जाता है और नए सम्राट जेम्स प्रथम बनते हैं और भारत में भी 1605 में अकबर का निधन हो जाता है और नए बादशाह जहांगीर बनते हैं। क्योंकि 1608 में ब्रिटिशों का राजदूत सर विलियम हॉकिंस, जो हेक्टर नाम के जहाज में बैठकर ब्रिटेन से भारत पहुंचा था, उन्हें शायद इस बात की सूचना नहीं रही होगी, इसलिए वह अकबर के नाम के पत्र के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचा। सर विलियम हॉकिंस तुर्की, फारसी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता था। 1608 में ही सर विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापना की अनुमति प्राप्त की। किंतु आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुर्तगालियों का, अरबों का व्यापार पर कितना वर्चस्व रहा होगा कि जहांगीर को अपनी इस आज्ञा को रद्द करना पड़ा और ब्रिटिशों की सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापना का कार्य रुक गया। सर विलियम हॉकिंस 3 वर्षों तक भारत में रहा। उसे जहांगीर ने 400 मनसब दिए और मनसबदार बनाया। क्योंकि वह तुर्की, फारसी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता था, इसलिए उसे अनुवादक बनने के लिए भी कहा गया। 1611 में एक अंग्रेजी कैप्टन मिडलेखन ने सूरत के निकट सालीहोल में पुर्तगालियों के एक जहाजी बेड़े को परास्त किया। इससे बादशाह जहांगीर प्रभावित हुए और 1613 में अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापना की अनुमति थी। यूं तो 1611 में ही अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी, किंतु हम सूरत को ही अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी लिखते हैं। 1615 में एक और अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। वह जहांगीर से कुछ और व्यापारिक कोठियों की स्थापना और व्यापार में कुछ रियायतें हासिल करता है। 1632 में अंग्रेजों के हाथ एक बड़ी सफलता तब लगती है जब गोलकुंडा के शासक के द्वारा अंग्रेजों को गोलकुंडा के क्षेत्र में करमुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त होती है। बदले में अंग्रेजों को गोलकुंडा के शासक को 500 पैगोडा वार्षिक देय था। 1639 में अंग्रेजों को चंद्रगिरी के शासक से मद्रास पट्टे पर मिलता है। मद्रास जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी रही। मद्रास, बंबई और कलकत्ता अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी, जहां से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, नियंत्रित किया और एक समय आया अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपना उपनिवेश बनाया। मद्रास चंद्रगिरी के शासक के द्वारा अंग्रेजों को पट्टे पर मिल जाता है। अब बंबई और कलकत्ता बाकी था। क्योंकि पुलिकट में डचों ने अपना एक दुर्गीकृत किला गोल्डिया का किला बनाया था, तो मद्रास में अंग्रेजों ने भी अपना एक किला बनाया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। 1651 में
बंगाल के शासक से अंग्रेजों को हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापना की अनुमति प्राप्त हुई। 1651 में ही अंग्रेजों ने पटना में भी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। कासिम बाजार में भी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। वही कासिम बाजार जहां डचों ने पूर्व से ही अपनी एक रेशम की चक्री लगाई हुई थी, वहां भी अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। कलकत्ता प्राप्त होना अभी बाकी था। इससे पूर्व ही अंग्रेजों को बंबई हासिल हो जाता है। भारत में डच जब लगातार पुर्तगालियों पर हमले कर रहे थे, उनके स्थानों को छीन रहे थे, वहां यूरोप में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा बंबई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया जाता है। 1661 में यह विवाह होता है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय के द्वारा भारत में ब्रिटिशों की ईस्ट इंडिया कंपनी को मामूली देय पर बंबई सौंप दिया जाता है, किंतु यह वह बंबई नहीं था। बंबई में शहर बसाना और बंबई को बंदरगाह बनाना, इसका श्रेय गेराल्ड आयंगर को जाता है। 1658 में भारत की राजनीति में परिवर्तन हुआ। औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। 1680 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। यह गैर मुस्लिमों पर कर था। भारत की गैर मुस्लिम जनसंख्या के अलावा कंपनी के लोग भी इसके अंतर्गत आए। वे ईसाई मत को मानते थे। इस सब के चलते ब्रिटिशों और दिल्ली की सेना, औरंगजेब की सेना के मध्य बंगाल में कुछ झड़पें होती हैं। ब्रिटिशों के द्वारा लूटपाट की जाती है। इस पर औरंगजेब ने सेना को आदेश दिया, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया, उनकी कोठियों पर कब्जा कर दिया गया। अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ली। जिस अंग्रेज का नाम आता है दिल्ली की सेना के साथ भिड़ने में, सर जॉन चाइल्ड, और औरंगजेब के साथ सुलह करने के लिए जिस अंग्रेज का नाम आता है जॉब चॉर्नॉक। औरंगजेब ने अंग्रेजों पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया और इसके बाद उन्हें उनकी व्यापारिक कोठियां वापस सौंप दी। मद्रास और बंबई अंग्रेजों को हासिल हो चुके थे, कलकत्ता अब बाकी था। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजमुन शाह ने 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकाता की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। जॉब चॉर्नॉक ने यहां एक किला बनाया, फोर्ट विलियम। इन 3 गांव और इसके आसपास के क्षेत्र में कलकत्ता शहर बसा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिंहासन पर अस्थिरता पैदा होती है, किंतु 1713 से 1719 तक सिंहासन को संभालने वाले बादशाह फर्रुखशियर का एक फरमान अंग्रेजों के लिए बड़ी सफलता थी। 1715 में अंग्रेजों का एक और प्रतिनिधि मंडल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार में आता है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जॉर्ज सरमन कर रहे थे। इस प्रतिनिधि मंडल के 2 और सदस्य शल्य चिकित्सक विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर थे। क्योंकि इस समय पर बादशाह को एक आत्मघाती फोड़ा हो गया था, शल्य चिकित्सक विलियम हैमिल्टन ने बादशाह का उपचार किया। बादशाह को स्वास्थ्य लाभ हुआ, बादशाह प्रसन्न हुए और बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। इसकी कुछ अहम बातें जैसे 3000 रुपये मात्र देय पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार कर सकते थे। 10,000 रुपये देय पर सूरत में करमुक्त व्यापार कर सकते थे। बादशाह फर्रुखशियर का यह फरमान आने वाले समय में भारत का भाग्य निर्धारित करने वाला बक्सर के युद्ध से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, हम यह आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे।